स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयशा क्लासेस स्टडी फॉर बायोलॉजी। तो हमने कल डिस्कस किया था, जनरल बातें की थी डिस्कस बायोमोलिक्यूल्स की। आज हम आगे इसे डिस्कस करेंगे। कल हमने प्रोटीन थोड़ा बहुत शुरू किया था और दो चीज़ें बताई थी कि सजीव कोशिका में जो सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो जल होता है, और जो सजीव कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ यानी बायोमोलिक्यूल्स जो पाया जाता है वो प्रोटीन होता है। अब बात करेंगे हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, सर्वप्रथम प्रोटीन को बर्जीलियस ने बताया था कि बर्जीलियस ने ये बताया कि प्रोटीन सभी जैव अणु, जितने भी जैव अणु हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में सजीव कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है 10 से 15%। 10 से 15% प्रोटीन पाया जाता है एक सजीव कोशिका में, सर्वाधिक मात्रा में जैव अणु, और जल पाया जाता है 70 से 90%। अब हम बात करते हैं, बर्जीलियस ने इसे सर्वाधिक मात्रा में बताया। फिर प्रोटीन क्यों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और क्या इसके कंपोनेंट है, तो हम बात करते हैं। प्रोटीन सजीव ऊतक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, ये तो बात हमने कर ली थी। फिर आता है प्रोटीन की दूसरी बात, यह सबसे विविध प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। ये सबसे विविध, डाइवर्स प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। विविध क्यों है? जैसे क्रिएटिन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, ये सारे क्या हैं? प्रोटीन है। इसी कारण ये विविध कार्बनिक पदार्थ हैं। क्रिएटिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी आदि, इसी के कारण ये विविध प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्यों है ये विविध प्रकार का कार्बनिक पदार्थ? इनके कारण वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसका वर्गीकरण करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि प्रोटीन वृहद एवं बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे दे रखा है कि प्रोटीन बड़े अणु होते हैं, इसलिए इन्हें बहुलक कहा जाता है। प्रोटीन जो होते हैं बड़े अणु होते हैं, इसलिए इन्हें बहुलक कहा जाता है। अब एक ये प्रोटीन की श्रृंखला बनाई है, सारी एकलक जुड़ के एक बहुलक का निर्माण कर रही है और उस बहुलक को प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन का एकलक होता है उसे एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो एसिड मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं जिसे प्रोटीन कहते हैं। अब एमिनो एसिड्स हैं, इनका बहुलक बन रहा है और प्रोटीन बन रहा है, तो इसमें एकलक इकाइयाँ उपयोग हो रही है। अब ये एकलक इकाइयाँ समान नहीं होती है, ये विषम होती है। इसीलिए इससे अमीनो एसिड का विषम बहुलक कहा जाता है प्रोटीन को, अमीनो अम्ल का विषम बहुलक। अमीनो एसिड का विषम बहुलक। अमीनो एसिड की संरचना के बारे में, अमीनो एसिड की संरचना कैसी होती है। ये एक अमीनो अम्ल की संरचना होती है जिसमें एक NH2 समूह और एक COH समूह होता है और एक R एल्किल समूह होता है। ये R एल्किल समूह होता है जो हर अमीनो एसिड में अलग अलग होता है। ये हर अमीनो एसिड में अलग अलग होता है, इसीलिए ये विषम है। इसीलिए ही अमीनो एसिड प्रोटीन का विषम बहुलक होता है। और ये अमीनो अम्ल हर प्रोटीन में अलग अलग क्रम में जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये विविध कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। अब अमीनो एसिड ये आ गया, ये होता है COH ग्रुप। ये यहाँ से H+ त्यागता है। ये H+ त्यागता है, इसलिए अम्ल कहलाता है। ये NH2 समूह है जो H+ ग्रहण करता है। ये H+ ग्रहण करता है, ये H+ त्यागता है। ये अम्ल कहलाता है और ये सार कहलाता है। ये जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है। अब अमीनो अम्ल व सार दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें उभयधर्मी
कहते हैं। एम्फोटेरिक उभयधर्मी, अमीनो अम्ल अम्ल व सार दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। इसलिए इन्हें उभयधर्मी कहते हैं। ये H+ त्यागता है तो H+ त्यागने वाले को अम्ल कहते हैं, और ये H+ ग्रहण करता है, NH2 समूह H+ ग्रहण करता है तो इसे क्षार कहते हैं। ये अभी हमने बताया कि एक अमीनो एसिड की संरचना होती है। अगर ये H+ त्यागे, ये H+ त्यागे तो यहाँ पर ये H+ त्यागने पर यहाँ COO- आ जाएगा, और ये यहाँ पर H+ ग्रहण करता है तो NH3+ आ जाएगा। इसने H+ त्यागा तो COO- आ गया यहाँ पर, और इसने H+ ग्रहण किया तो NH3+ आ गया। आए समझ में यहाँ तक? अब क्या होता है, अब ये प्लस इस नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है तो इस पर नेट चार्ज ज़ीरो होता है, और अमीनो एसिड पर अगर नेट चार्ज ज़ीरो है प्लस और माइनस के कारण, इसी के कारण इसे ज्यूटर आयन कहते हैं। ज्यूटर आयन, नेट चार्ज ज़ीरो होने के कारण इसे ज्यूटर आयन कहते हैं। अब ज्यूटर आयन क्यों कहेंगे? जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे तो नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है, इसी कारण इन्हें ज्यूटर आयन कहते हैं। अब ये तो बात हो गई ज्यूटर आयन की। अब एक आता है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं? पीएच का वह मान जिस पर किसी एमिनो एसिड का नेट चार्ज ज़ीरो हो जाए या वो अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में प्रदर्शित हो तो उसे समविभव बिंदु कहते हैं। पीएच का वह मान जिस पर कोई अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है या वो उस पर नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो शो होता है तो उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, 3-4 प्रकार के, वो क्वेश्चन करेंगे फिर। तो अभी हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है। ये पीएच का वह मान है जिस पर एमिनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करते हैं। इसे शॉर्ट में पीआई भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, एमिनो एसिड X का पीएच 6 है। एमिनो एसिड X का पीएच जो है 6 है, पर वह ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है। एमिनो एसिड का पीएच कितना है? 6, पर वह ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है। तो उसका पीआई ज्ञात करो। तो पीआई कैसे ज्ञात करेंगे? अब पीआई की परिभाषा क्या होती है कि पीएच का वह मान जिस पर एमिनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है। तो एमिनो एसिड ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है तो पीएच का वह मान, जो भी पीएच का मान होगा वही हमारा पीआई होगा। यहाँ पर जो भी पीएच का मान होगा जिस पर वह ज्यूटर आयन शो करता है वही मान यहाँ पर पीआई का होगा। पीएच इक्वल टू पीआई जब वह ज्यूटर आयन शो करता है। तो अब ये सेकेंड क्वेश्चन, एमिनो एसिड जेड का पीएच 8 पर उसका नेट चार्ज 0 हो तो पीआई क्या होगा?
अब इसमें एक नया टर्म दे दिया नेट चार्ज 0 हो। अगर एमिनो एसिड में नेट चार्ज 0 होता है तो वो ज्यूटराइन शो करता है, हमने देखा था। तो ये भी ज्यूटराइन के रूप में कार्य करेगा। ज्यूटराइन के रूप में कार्य करेगा तो pH इक्वल्स टू पी आई। तो पी आई का मान कितना हो जाएगा? 8 हो गया। ऐसे ही करना है सब क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।